हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का सैम्पल पेपर का साइंस पार्ट कराने वाली हूं और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और वो सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, वो जल्दी से आप जाके ज्वाइन कर ले। उसमें हिंदुस्तान ओलंपियाड रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बहुत सारे चीज़ आपको कराए जाएंगे। तो आप जल्दी से फटाफट जाके कोर्स ज्वाइन कर ले। वो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें 1000+ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज़रूर करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करें। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? वाई डू वी फील कोल्ड व्हेन एसीटोन इज अप्लाइड टू द स्किन। इसका मतलब है जब हम लोग एसीटोन को स्किन पर लगाते हैं तो ठंडा फील क्यों होता है। मतलब जब हम लोग एसीटोन को अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है, तो सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एसीटोन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द स्किन, इसलिए लगता है क्योंकि एसीटोन हमारी स्किन से गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऑप्शन बी है एसीटोन हीट्स द स्किन, मतलब एसीटोन स्किन को गर्म करता है। और ऑप्शन सी है एसीटोन टर्न्स सॉलिड, मतलब एसीटोन सॉलिड बन जाता है। और ऑप्शन डी है एसीटोन फ्रीजेस ऑन द स्किन, मतलब एसीटोन स्किन पर फ्रीज हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, जम जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, जब हम लोग एसीटोन को अपनी स्किन पर लगाते हैं, मतलब अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं, तो एसीटोन बहुत तेज़ी से ही हवा में इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होने के लिए, किसी भी चीज़ को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? मतलब एसीटोन को मान लो अगर इवेपोरेट होगा तो उसको क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए, उसको हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। तो ये सब उसको कहाँ से मिलेगा? ये सब उसको हमारे शरीर से मिलेगा, मतलब वो हमारे शरीर से ही लेगा वो। ठीक, एसीटोन को क्या चाहिए इवेपोरेट होने के लिए? हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, कुछ भी बोलो, एनर्जी चाहिए। तो वो गर्मी वो हमारे स्किन से ही लेता है। जब एसीटोन हमारे स्किन से गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा स्किन का मतलब शरीर का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। जिससे क्या होगा? हमारे स्किन को जो है ठंडा लगेगा, मतलब ठंडक महसूस होगा, जिससे हमें ठंडा फील होता है। इसलिए इसका आंसर ही सिंपल सा, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। ठीक, ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। इसमें बोल रहा है एसीटोन स्किन को गर्म करता है, ये तो नहीं है, ये तो गलत है। और ऑप्शन सी एसीटोन टर्न सॉलिड, एसीटोन सॉलिड में बदल जाता है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी एसीटोन फ्रीजेज ऑन द स्किन, मतलब एसीटोन स्किन पर जमा हो जाता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, नहीं, ये तो गलत है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इतना समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो ऑप्शन ए है ब्रास। ब्रास क्या एक एलिमेंट है? नहीं, ये तो एक मिक्सचर है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन बी है वाटर। वाटर क्या है? वाटर पानी, मतलब ये तो कंपाउंड है, तो ये भी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी है आयरन। हाँ, आयरन क्या है? आयरन ही है क्या? एलिमेंट, आयरन ही है एलिमेंट। और ऑप्शन डी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? ये भी एक कंपाउंड है, तो ये भी इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इतना समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज अ फॉग। इसका मतलब है फॉग किस टाइप का मिक्सचर है। हमसे ये पूछा है कि फॉग किस टाइप का मिक्सचर है। ठीक, तो देखो, ऑप्शन ए है प्योर सब्सटेंस है, ऑप्शन बी है सॉलिड है, ऑप्शन सी है सॉल्यूशन है, ऑप्शन डी है सस्पेंशन है। देखो, फॉग, फॉग क्या होता है? देखो, लेकिन फॉग में ना दो चीज़ मिला होता है। ठीक, क्या मिला होता है? दो चीज़ मिला होता है। पहले एक तो पहले हवा, और दूसरा पानी का बहुत छोटा छोटा बूंद। मतलब एक तो हवा तो मिला ही रहता है और उसमें वाटर का छोटा छोटा बूंद मिला हुआ रहता है। और फॉग में हवा और पानी दोनों एक साथ ही होते हैं। ठीक, इसलिए ये प्योर नहीं होगा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जिसमें एक ही चीज़ बस मिला हुआ। इसमें तो दो चीज़ है, हवा भी है, पानी का बूंद भी है, तो इसमें तो दो चीज़ मिला हुआ, इसलिए ये प्योर नहीं है। क्या है ये? फॉग क्या है? क्या है ये? प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया कि फॉग प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये गलत है। और ऑप्शन बी है कोलॉइड। चलो पहले इसको रहने देते हैं, अभी ऑप्शन सी देख लेते हैं।
ऑप्शन सी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ में पूरी तरह घुल जाता है, मतलब पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, चीनी, शुगर हो गया, वाटर, शुगर और वाटर, चीनी प्लस पानी को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? तो शुगर वाला पानी बन जाएगा, चीनी वाला पानी बन जाएगा। और या तो नमक और पानी को मिक्स करेंगे तो नमक वाला पानी हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन वही होता है जिसमें सब कुछ पूरी तरह घुल जाता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन का एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, हल्दी वाला पाउडर ले लो और पानी ले लो, दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा? हल्दी वाला जो पाउडर है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे। इसका सिंपल सा आंसर क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है कोलॉइड। अब तुम कोलॉइड भी समझ ही लेते हैं। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा सा टुकड़ा किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ में फैले रहता है। मतलब कोलॉइड का एक मिक्सचर है जिसमें बहुत छोटा छोटा सा टुकड़ा किसी चीज़ में फैले रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो जो छोटा छोटा टुकड़ा मिक्सचर के अंदर इधर उधर होता रहता है ना, पर वो कभी अलग नहीं होता है, इसे ही तो कोलॉइड बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते थे। तो ऐसे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सिंबल फॉर सिल्वर एंड व्हाट इज इट्स ऑरिजिन। देखो, इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकालने का कोशिश करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है सिल्वर का सही सिंबल क्या है और उसका ऑरिजिन क्या है। ऑरिजिन मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिल्वर का सही सिंबल क्या है और उसका ऑरिजिन क्या है। ऑरिजिन मतलब कहाँ से वो आया है, कहाँ से आया है। तो ऑप्शन ए है SI बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड सिल्वर। देखो, सबसे पहले तो इतना समझते हैं कि सिल्वर का क्या होता है सिंबल। सिल्वर का सिंबल होता है AG होता है। तो ये तो ऑलरेडी गलत है। जिसको पता रहेगा क्या सिल्वर का सिंबल AG है वो तो डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेगा। लेकिन इसमें पहले इसमें पूछा SI बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड सिल्वर। देखो, सिल्वर का असली सिंबल AG है और यह लैटिन शब्द क्या? अर्जेंटम से आया। किससे? अर्जेंटम से। और साइबर जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड का नहीं है। ये जो है ये सिल्वर जो है ये ना जर्मन भाषा का है। ठीक, ये ग्रीक वर्ड का नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी है SB नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट रोमन गॉडेस ऑफ वेल्थ। देखो, पहली बात कि सिल्वर का सिंबल SB नहीं होता है, और इसमें तो बोला है कि SB का नाम एंशिएंट रोमन धन की देवी के नाम से रखा गया है। ठीक, धन की देवी के नाम पर रखा गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो गलत है। और ऑप्शन सी है AU फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल नेम ऑरियम। मतलब AU उसका एंशियंट नेम मतलब प्राचीन नाम ऑरियम से लिया गया है। एंशियंट मतलब प्राचीन नाम ऑरियम से लिया गया है। ऑरियम का मतलब क्या होता है? चमकने वाला, जैसे कि सोना हो गया, ये सब। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और लास्ट क्या? AG ड्राइव फ्रॉम इट्स लेटिन नेम अर्जेंटम। हाँ, ये सही है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG होता है। और ये किससे? और ये लैटिन सब अर्जेंटम से आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? AG। हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से तो डायरेक्ट निकाल सकते थे जिसको पता है सिंबल, पर ऐसे भी हम लोग समझ लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज इट प्रोड्यूसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ डज दिस ऑब्जर्वेशन डिमॉन्स्ट्रेट। इस क्वेश्चन का मतलब है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन का मतलब है अगर 9 ग्राम पानी को तोड़ा जाए, मतलब डिकम्पोज किया जाए, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, अगर 9 ग्राम पानी को तोड़ा जाएगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये पूछा, ये किस लॉ को दिखाता है? किस लॉ को दिखाता है? ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये किसको दिखाता है? देखो, इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों होगा? देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास ना तो बढ़ता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ना ही ख़त्म होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, उसका रूप बदलता है। तो यही क्या है? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सिंपल सा समझो। पहले क्या था? पहले था 9 ग्राम,
पहले क्या था, पहले था 9 ग्राम वाटर था, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ 1 ग्राम हाइड्रोजन हुआ प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन हुआ। ठीक, पहले बाद में तो ये पहले 9 ग्राम क्या था, पहले 9 ग्राम था क्या, पानी, फिर बाद में क्या, बाद में 1 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, 8 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये 1 ग्राम और 8 ग्राम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 ग्राम, ये तो फिर से बाद में भी तो वही हुआ, इसका तो बदला नहीं है। तो क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी में देखो, वही ना हम बोले, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोल रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बढ़ता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही ख़त्म होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। वही तो हुआ, पहले 9 ग्राम था, पहले 9 ग्राम था, फिर बाद में इसका रूप बदल गया, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन, बस इसका रूप बदला, पर ये भी तो वही है ना, बाद में भी 9 ही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है which discovery led to the realization that atoms are not individual and are composed of smaller particles। इसमें बोला है कौन सी खोज से यह पता चला, कौन सा डिस्कवर से यह पता चला कि एटम एकदम अकेला नहीं है बल्कि उसमें छोटा छोटा टुकड़े से मिलकर बना होता है। मतलब कौन से खोज से यह पता चला कि क्या एटम अकेला नहीं है उसके, बल्कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर वो बना होता है। ठीक, तो कौन से, किस में पता चला, यही हमसे पूछा है कि कौन से खोज में पता चला, कौन से खोज के दौरान पता चला। ठीक, और इसको कौन खोजा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे यहाँ पे थॉमसन, यहाँ पे थॉमसन होगा, जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बाय गोल्डस्टीन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा थॉमसन, यहाँ पे ये होगा, ये THOMSON थॉमसन। ठीक, इसमें क्या होगा, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा, देखो जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था ना, जब तब साइंटिस्ट को ना समझ आया, जब इलेक्ट्रॉन का खोज कर रहा था जे थॉमसन, तब इनको साइंटिस्ट को समझ में आया कि एटम खुद भी छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है। मतलब एटम अकेला नहीं होता है, उसमें उसको भी बनाने के लिए कुछ उसके अंदर प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, तभी वो एटम बना। ठीक, जे थॉमसन जो है ना, उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि एटम के अंदर छोटा सा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स है। कौन बताया, जे थॉमसन ही बताया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है छोटा सा। ठीक, नेगेटिव चार्ज का वाला पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये कौन बताया, जे थॉमसन, इसलिए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो ये किसने डिस्कवर किया, किसने किया, जे थॉमसन ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विच प्रॉपर्टी इज जनरली डिफरेंट बिटवीन आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसका मतलब है एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स में कौन सा प्रॉपर्टी अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है, ये पूछा है हमसे इसमें। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या एटॉमिक नंबर, केमिकल रिएक्टिविटी, हम लोग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो ये किसने डिस्कवर किया, किसने किया, जे थॉमसन ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विच प्रॉपर्टी जनरली डिफरेंट बिटवीन आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसका मतलब है एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स में कौन सा प्रॉपर्टी अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है, ये पूछा है हमसे इसमें। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या एटॉमिक नंबर, केमिकल रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास एंड डेंसिटी। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, किसी एटम में कितना प्रेजेंट है प्रोटॉन का नंबर, मतलब क्या किसी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, यही एटॉमिक नंबर है। लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि आइसोटॉप्स में प्रोटॉन नहीं बदलता है। ठीक, आइसोटॉप्स में प्रोटॉन नहीं बदलता है, इसलिए एटॉमिक नंबर भी नहीं बदलेगा, इसलिए एटॉमिक नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी ना इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक, और आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन सेम होता है, एक जैसा होता है बिल्कुल, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी भी जनरली सेम ही रहता है, इसलिए ये भी नहीं होगा।
ठीक, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता चल गया, ये भी नहीं होगा। और क्वेश्चन ऑप्शन सी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल जाएगा तो वो तो अलग एलिमेंट बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बदल जाएगा तो वो तो अलग ही एलिमेंट बन जाएगा ना। लेकिन एसोटोप में प्रोटॉन हमेशा सेम होता है, इसलिए ये भी गलत है। और ऑप्शन डी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास एंड डेंसिटी। मतलब ये क्या होगा, क्योंकि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स अलग होता है ना, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स अलग होता है। अगर न्यूट्रॉन्स अलग होगा तो मास भी बदलेगा, मास बदल जाएगा, और अगर मास बदलेगा तो डेंसिटी भी बदलेगा, इसलिए यही प्रॉपर्टी अलग होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल एंड वाई। इसका मतलब है कौन सा ऑर्गेनेली सेल का सुसाइड बैग कहलाता है और क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लाइजोसोम। क्या होगा, लाइजोसोम, बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक डाउन सेल्यूलर कंपाउंड्स। इसका आंसर होगा लाइजोसोम। लाइजोसोम को ही हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, लाइजोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा एंजाइम होता है जो ज़रूरत पड़ने पर सेल को ही तोड़कर ख़त्म कर देता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लाइजोसोम होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी। मतलब मेन रोल एडिपोज टिश्यू का हमारे बॉडी में क्या होता है। ठीक, इसमें यही पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है टू कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, टू स्टोर फैट एंड इंसुलेट द बॉडी, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन ए है टू कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम एडिपोज टिश्यू नहीं करता है। यह काम किसका है, यह काम टेंडन्स करता है। ठीक, एडिपोज टिश्यू का ये काम नहीं है, ये काम टेंडन करता है। तो ऑप्शन ए गलत है। और दूसरा क्या है, टू स्टोर फैट एंड इंसुलेट द बॉडी। मतलब एडिपोज टिश्यू का काम है फैट को स्टोर करना और बॉडी को गर्म रखना, इसलिए ऑप्शन भी सही है। ठीक, एडिपोज टिश्यू का ही काम है फैट को स्टोर करके रखना और बॉडी को गर्म रखना, इसलिए ये होगा, ऑप्शन 2 होगा। और ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब बॉडी को सहारा देना, आकार देना। यह काम बोन और कार्टिलेज करता है, यह काम एडिपोज टिश्यू नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। कौन करता है, बोन्स और कार्टिलेज करता है ये काम। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, बोन्स और कार्टिलेज करता है, इसलिए एडिपोज टिश्यू नहीं करता, इसलिए ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम एडिपोज टिश्यू का थोड़ी ना है, यह काम तो ब्लड करता है, जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, ओबीसी न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ठीक, तो ये काम एडिपोज टिश्यू का नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर क्या होगा, बी, टू स्टोर फैट एंड इंसुलेट द बॉडी। इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, if you are sitting in a stationary car and observe another car moving forward but you feel as if your car is moving backward, what concept does this illustrate। इसका मतलब है, मान लो अगर तुम एक स्टेशनरी कार में बैठे हो, मतलब स्थिर कार पे बैठे हो जो कि चल नहीं रहा है, और तुम देख रहे हो क्या कि दूसरी कार आगे बढ़ रही है। तुम जिस कार में बैठे हो उसके बगल वाला कार तुम देख रही हो कि वो कार आगे बढ़ रही है, चल रही है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है क्या कि तुम्हारी कार पीछे जा रही है, मतलब बैक साइड पीछे जा रही है। तो यह किस प्रिंसिपल को शो करता है, मतलब इफ़ यू आर सिटिंग इन ए स्टेशनरी कार, अगर तुम एक स्टेशनरी कार पे बैठे हो एंड ऑब्जर्व अनदर कार मूविंग फॉरवर्ड, और तुम देख रहे हो कि दूसरी कार आगे बढ़ रही है, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रही है, बट यू फील एज इफ़ योर कार इज मूविंग बैकवर्ड, मतलब तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी कार पीछे जा रही है। तो व्हाट कॉन्सेप्ट डज दिस इलस्ट्रेट, तो यह किस प्रिंसिपल को शो करता है, हमसे ये पूछा है, किसको करता है ये, इल्यूशन ऑफ बॉडी, इल्यूशन ऑफ स्पीड, मोशन ड्यू टू इनर्शिया, एक्चुअल मोशन ऑफ योर कार, रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर कार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर कार।
देखो, रिलेटिव मोशन का सिंपल सा मतलब है क्या, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को दूसरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से मेजर करना। ठीक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से मेजर करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम किसी रुकी हुई ट्रेन पे बैठे हुए हो और आपकी बगल वाली ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मतलब तुम किसी रुके हुए स्थिर ट्रेन पे बैठा हुआ है और उसका बगल वाला ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो तुम्हें कैसा लगता है? हम लोग को लगता है ना कि ट्रेन पीछे जा रही है, मतलब हमारा ट्रेन चल नहीं रहा है पर हमें लग रहा है कि हमारा ट्रेन क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। पर ट्रेन तो पीछे जा नहीं रहा होता है, वो तो रुका हुआ होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं रिलेटिव मोशन। मतलब हमें लग नहीं, हम लोग जा नहीं रहे हैं पीछे, पर हमें लग रहा है सामने वाला जा रहा है आगे, तो हमें भी वो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, पर हम लोग जा नहीं रहे। ठीक, इसलिए क्या, यही तो रिलेटिव मोशन, इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर कार। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। तो आज हम लोग ये 1 to 10 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में से कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपका ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी। अभी तो आज तो मैंने 1 to 10 तक कराया है, आगे मैं 11 से 20 तक कराऊंगी। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।